गुड मॉर्निंग गाइस। आज से मैं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की एक नई सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लूँगी फुटबॉल का। आप सब ने ज़्यादातर लोगों ने फुटबॉल के बारे में सुना भी होगा और खेला भी होगा। एज द नेम सजेस्ट, इस प्रकार से नाम ये सजेस्ट करता है कि फुटबॉल मतलब प्लेयर इसमें पैरों से खेलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द फुटबॉल, अगर बॉल किसी भी प्लेयर के आर्म को टच करेगी सिवाय गोलकीपर के, तो इसको एक फाउल माना जाएगा। ये रूल तो हम सबको पता ही है। अगर कोई प्लेयर हाथ में बॉल को पकड़ के खेलेगा या इसको हाथ से पास करेगा तो ये फुटबॉल गेम तो नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से कुछ दूसरे भी गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, तो वो भी एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्ले किए जाते हैं। तो हर एक रूल जो है वो गेम्स के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है और एक गेम को दूसरे गेम से डिफरेंट बनाता है। तो ये जो रूल्स हैं, हर गेम के जो रूल्स हैं वो इन गेम्स का क्या है, फंडामेंटल हैं, यानी आधार हैं, और जो कि क्या कर रहे हैं, गेम को बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हमें इस सोसाइटी को रन करना है तो सेट ऑफ रूल्स बनाने ही पड़ेंगे। और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी में, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो उन सबको अच्छे से सोसाइटी को रन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं वो जो रूल्स होते हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों रही, या कभी आप इस चीज़ को लेके क्यूरियस हुए हो कि ये रिटन फॉर्म में ही क्यों होता है? तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं इश्यूज़ को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या की फीचर्स हैं उनको डिस्कस करें। आज ज़्यादातर देशों में, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनमें तो आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ डेमोक्रेटिक भी हों। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऐसे पर्पसेस को सॉल्व करता है। सबसे पहला है कि ये निर्धारित करता है कि किसी भी देश की प्रकृति कैसी होगी, वो देश कैसा होगा, वहाँ के लोग किस प्रकार का देश चाहते हैं, और इन सब चीज़ों को वो एक निश्चित आदर्शों को निर्धारित करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ सर्टेन आइडियल्स होते हैं, उन पर ही लोगों को काम करना है या हमारे देश को काम करना है। और कुछ दूसरा तरीका ये है, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर किस प्रकार का होना चाहिए। एक कंट्री जो मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ द पीपल, हमारा देश भी भारत ऐसा ही है जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से मिल कर के बना है, जहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग विश्वासों को मानते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लोग एक सर्टेन बिलीफ को ही फॉलो करें, ऐसा नहीं है। तो इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स सेट करता है देश के सभी लोगों के लिए, ताकि वो उन पर एग्री हो सकें और हमारा देश आसानी से चल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल गवर्नमेंट ही नहीं आती, बल्कि सभी लोगों का एग्रीमेंट किसी सर्टेन आइडियल्स पर, सर्टेन बिलीफ्स पर होना भी ज़रूरी है। इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। आप यहाँ ऊपर एक फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, इसका प्रपोज़ल कहाँ से आया, कैसे बनी, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो उसकी ड्राफ्टिंग के लिए प्रस्ताव आया और दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए ड्राफ्ट बना। और फिर उसके बाद ये, क्योंकि हमारा देश जो है 150 ईयर्स ब्रिटिश रूल के अंडर रहा था, तो इसलिए इसकी नीड थी। अब मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इस टास्क को बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही संघर्षों के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ़ोटो है जो आप देख पा रहे हो। आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए एग्जांपल लेंगे नेपाल का, जो हमारे इंडिया के बॉर्डर से नॉर्थ साइड में जुड़ता है, एक कंट्री है नेपाल। तो वहाँ पर सिचुएशन क्या थी कि वहाँ पर नेपाल वॉज अ मोनार्की, और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो नेपाल का था वो 1990 में अडॉप्ट किया गया था। वहाँ के पीपल्स ने नेपाल को किंगशिप, वहाँ पर मोनार्की थी, राजा का शासन चलता था, तो किंग की रूल्स से आज़ादी दिलाने के लिए डिकेड्स तक उन्होंने मूवमेंट किया, सेवरल डिकेड्स तक। तो उन्होंने वहाँ पर जब संघर्ष किया, मूवमेंट किया, तब वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, और फाइनली वो 2006 में सक्सीड हुए। जो राजा की पावर थी वहाँ ख़त्म की गई, और वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान लिखा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि ये वहाँ पर प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो वहाँ के लोगों की या वहाँ के कंट्री की आइडियल्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। जिस प्रकार से जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था फुटबॉल के गेम का, तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, बनाए जाते हैं। अगर एक रूल चेंज होता है तो पूरा गेम ही एक साथ चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से नेपाल में जब उन्होंने मोनार्की से हट करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई, तो वहाँ भी इन चेंजेस की नीड हुई, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को बनाया नई सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि नेपाल ने नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 2015 में, और आज भी वहाँ पर इधर जो कैप्शन दिया गया है उसमें नेपाल के ही मूवमेंट की फ़ोटो है। ये यहाँ पर ये दिया गया है कि नेपाल में जो था पहले राजा का शासन था, फिर 2002 के बाद वहाँ पर किंग ज्ञानेंद्र राजा थे, जिन्होंने